साइंस का सेट टू डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, स्पेशल नोट है, सारी काम की बातें होंगी। जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। एनसीईआरटी को बेस रखा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीएफसी इज नॉट अलाउड। सीएफसी का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, एरोसोल स्प्रेज में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, ग्राइंडर्स में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा। अब मैं अगर सीएफसी की बात करूं तो सीएफसी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है वो समझते हैं। देखो, सन होता है, सन की लाइट एटमॉस्फेयर में आई, सन की लाइट वायुमंडल में आए, हमारी एटमॉस्फेयर में आई, बट पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, जब पृथ्वी की सरफेस से टकराएगी तो ऊपर की ओर कुछ लॉन्ग वेव रेडिएशन का मैक्सिमम पार्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक। और जो गैस ऐसा करती हैं, एब्जॉर्प्शन जो करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। और ये जो इफेक्ट होता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सन की लाइट अगर एटमॉस्फेयर में आई लेकिन पृथ्वी की सरफेस से टकरा के ऊपर की ओर उत्सर्जित हुई, तो जो लॉन्ग वेव्स होती हैं रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, उनका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो गैस ऐसा करती है उन्हें ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ठीक। और ये जो इफेक्ट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। देखो, अब ये लॉन्ग वेव क्या होती है? लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव ऐसा समझ सकते हो, जो सूर्य से आई, सन से जो पृथ्वी में आई, आने वाला रेडिएशन जो होता है ये शॉर्ट वेव बोल सकते हो इसको। और टकरा के जब वापस जा रही है ये, तो इसको लॉन्ग वेव बोल सकते हैं। अब देखो, सीएफसी जो है ये ओजोन परत का डिप्लेशन भी करती है, ओजोन परत का क्षरण। ठीक। मतलब ओजोन के लिए खतरा है सीएफसी। और इस बारे में बात करी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे बोलते हैं, ओजोन दिवस बोला जाता है। अगर देखो सोचो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो क्या होता? इफ ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो क्या होता? क्या ये पर्यावरण के लिए हानिकारक ही है या लाभदायक भी है? देखो, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। और पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है। तो सारा पानी -18 डिग्री सेल्सियस में, सारा पानी क्या होगा? मतलब जम जाएगा। तो और पानी से ही जीवन है ना? तो जीवन ही नहीं होगा, सब पानी बर्फ बन जाएगा। तो ये समझे, अगर ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होने पर एटमॉस्फेयर के लिए डेंजर भी होती है ये। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इस पे सीएफसी, मतलब इनने देखा कि जो वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है, और जिससे जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो उनने बोला कि सीएफसी का यूज बंद कर दो। ठीक है। ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाओ जो सीएफसी फ्री हो। और ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर करती है, जो सूर्य से आ रही है, सूर्य, सन की लाइट से
जो परावैगनी किरणें आ रही हैं, परावैगनी किरणें, उनको पृथ्वी में आने से रोकती है। ये अपोज करती है, मतलब रोकती है। कहाँ आने से? पृथ्वी में। अगर ये परावैगनी किरणें पृथ्वी में आ जाएं तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? देखो, स्किन कैंसर हो सकता है, मोस्ट कॉमन। ठीक। आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों से संबंधित बीमारियां। तो यहाँ पे ये सब बातें करी हमने, पिछली वीडियोज में भी करी हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। देखो, अब मैंने पिछली वीडियो में फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया था, अग्निशामक यंत्र। अगर आपको ध्यान हो तो चलो बताओ कि लिक्विड के कारण आग लगने पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं? अब लिक्विड से अगर याद आ रहा है बैरल, बैरल क्या होता है? एक यूनिट होती है लिक्विड को मापने की, और एक बैरल में 159 लीटर के आसपास होता है। तो लिक्विड से बैरल याद आ रहा होगा, बैरल से, बैरल में बी है, बी से क्लास बी याद आ रहा होगा। तो अगर लिक्विड के कारण आग लगती है तो क्लास बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अब इस पे मैंने बताया था कि क्लास ए है, बी है, सी है, डी है, के है। ए से क्या था? एस, राख। बी से बैरल, सी से करंट, डी से डायनामाइट यानी कि मेटल, और के से किचन। तो एस मतलब राख। राख किससे होती है? या तो लकड़ी, वुड हो, या पेपर हो। करंट, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग जाए तो क्लास सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। मेटल में आग लग जाए तो क्लास डी टाइप का। किचन में आग लग जाए तो क्लास के टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो ये था, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन है ये। देखो, ये देखो, अब जो यहाँ पे दिया है ये ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक। और जो ओजोन डिप्लेशन का कारण है ये क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स होते हैं, उनसे होता है। और ये जो कंपाउंड होते हैं इनका ओरिजिन सीएफसी से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब देखो, सीएफसी का यूज कहाँ कहाँ दिया गया है? कूलिंग सब्सटेंसेस इन एयर कंडीशनर, एसी में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में होता है, और ये देखो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो ये एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को, ठीक। तो ये था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब यहां पे है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को कॉपर ऑक्साइड के बीकर में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है? मेटल है, मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड की क्रिया एसिड से होती है, अम्ल से होती है, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक। यहां पे मेटल ऑक्साइड क्या है? CuO प्लस, एसिड कौन सा है? HCl, ठीक। सॉल्ट यहां पे बनता है CuCl2, इसको बैलेंस करेंगे 2HCl हो जाएगा ये, प्लस वाटर। तो इसका कलर पूछा गया है, ये जो सॉल्ट है इसका कलर पूछा गया है। इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ठीक। तो यहां पे देखो, ये कॉपर 3 क्लोराइड ये नहीं बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड बनता है। ब्लू ग्रीन वाला कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर डी, कलरलेस नहीं ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ब्लू ग्रीन बनता है इससे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ब्लू ग्रीन कलर का होता है ये CuCl2।
यानी कि क्वेश्चन इसी रूप में आएगा, तो वहां पे ध्यान रखना है। ठीक है। वैसे भी अगर तुम में अगर ध्यान हो, एक नीला थोथा करके नाम होगा, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। H2O के 5 अणु होते हैं, इसको ध्यान रखना, ब्लू विट्रियोल को। ठीक, अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, CuSO4 से रिलेटेड। देखो, कॉपर सल्फेट का यूज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। अब इसको समझते हैं। देखो, तांबे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हैं हम। तो पहले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है? देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है विद्युत धारा, जो करंट है, विद्युत धारा द्वारा धातु की एक सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, विद्युत धारा द्वारा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आपने रियल मतलब लाइफ में देखे होंगे, जैसे लोहे पे टिन की परत, लोहे पे टिन की परत, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन, सुना होगा। तो ये इसीलिए करते हैं, क्यों करते हैं? लोहे को रस्ट से बचाया जा सके, रस्टिंग यानी कि जंग से बचाया जा सके। ठीक, तो ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से करते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, गैल्वनीकरण बोलते हैं इसको। अब देखो, और एक और एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का देखा होगा कि चांदी पे सोने की परत, कि सोना जैसा लगेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से भी बेवकूफ बनाया जाता है, वो सोने जैसा लगता है लेकिन उस पर चांदी की, मतलब चांदी होता है, वो सोने की परत चढ़ा देते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? एक तो ये करते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए, रस्ट ना हो, और दूसरा डेकोरेशन के लिए, अच्छा लगे। ठीक, अब देखो, अब यहां पे हम समझते हैं कि जो ये कॉपर सल्फेट है, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस टाइप से होती है। तो देखो, यहाँ पे कुछ करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है। ये मान लो एक बीकर है, इस पे क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो, कॉपर रॉड्स लगाते हैं, ये कॉपर की 2 रॉड्स लगा दी हमने। ठीक, इनको कनेक्ट कर लिया बैटरी से, कनेक्ट कर लिया, ये धन का टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड। ये दोनों है इलेक्ट्रोड। अब देखो, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये बैटरी से जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा? इस पे करंट सर्कुलेट होगा। तो जो करंट की दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा इसकी विपरीत होती है। विद्युत धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, ऋण से धन की ओर। ठीक, तो यहां पे देखो, पहले तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड आपने वैसे देखे होंगे, जैसे बैटरी अगर देखी हो तो बैटरी में होता है ग्रेफाइट के लगे होते हैं, ये बैटरी में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो देखो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो।
अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखो अब देखो, ग्रेफाइट के लगे होते हैं, ये आपने देखे होंगे बैटरी में। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसी मेटल रॉड्स, ये है मेटल रॉड्स या प्लेट्स हो गई, जो करंट को, जो धारा होती है उसको लिक्विड में भेजें, करंट को लिक्विड में भेजा जाता है किसकी सहायता से? इलेक्ट्रोड की सहायता से। अब देखो यहाँ पे मेटल रॉड बोला मैंने, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोल दिया ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। अब भाई कार्बन तो क्या है? धातु नहीं है, अधातु है। और अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ये ध्यान रखना, ये करंट का गुड कंडक्टर होता है। करंट का गुड कंडक्टर होता है, ठीक। तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है उस पे, बैटरीज पे। तो इलेक्ट्रोड समझ में आया? देखो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है, हेक्सागोनल रिंग टाइप का। और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो दूसरे ग्रेफाइट के अणु से जुड़े रहते हैं, ठीक है, परमाणु से जुड़े रहते हैं, लेकिन एक यहाँ पे फ्री होता है। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये विद्युत धारा, और विद्युत धारा के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, इसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। 3 दूसरी लेयर से जुड़ी होती हैं, एक स्लिपरी टाइप का होता है ये, ठीक। अब देखो ये समझ गए होगे इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो ये किसका सॉल्यूशन है? CuSO4 का। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा अप्लाई होती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है ऋण से धन की ओर। तो देखना, जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं कैथोड, और जो धन टर्मिनल से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं एनोड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जलीय विलयन होता है, ये CuSO4, यानी कि जल में मिलाया जाता है CuSO4 को। तो जैसे ही विद्युत धारा अप्लाई होती है, ये टूटता है Cu2+ में और SO4 2- में। अब जब करंट फ्लो होती है तो CuSO4 इसमें टूटा। अब Cu2+ ये जाते हैं कैथोड की ओर। क्यों भाई कैथोड की ओर ही क्यों गए? देखो Cu2+ का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं। अब ये जिसके पास जिस चीज की कमी होगी, जहां मिलेगा वो उसी दिशा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे अधिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव देखो माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां गया, यहां इससे चिपक जाता है। ये कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और Cu2+ में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो खुद की भरपाई करने के लिए, तो मेटल बनाने के लिए, Cu2+ आयन है, इस ये मेटल बनाने के लिए, Cu बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, तो ये मेटल बन जाएगा और यहां पे जमा हो जाएगा। अब देखो यहां पे कुछ और चीज समझने का प्रयास करते हैं। देखो SO4 जो 2- है, ये एनोड की ओर गया, ये एनोड की ओर जाता है। SO4 2- एनोड की ओर गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण कॉपर प्लेट जो एनोड वाली है, ये दोनों कॉपर की प्लेटें हैं, ये एनोड वाली कॉपर प्लेट, एनोड वाली कॉपर प्लेट में Cu इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो फिर से Cu++ बन जाता है, और ये Cu2+ कैथोड में जमा हो जाता है, ठीक है। कैथोड में जमा होगा, वहां इलेक्ट्रॉन्स है, Cu बन जाएगा, यानी कि मेटल बन जाएगा, यहां पे जमा होते रहेगा। तो यहां पे कुछ इस टाइप से बनता है। ये तो हो गया, यहां पे कमी हो जाएगी और यहां पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा Cu।
एक सेकंड यार, बैटरी डाउन हो गई। देखो, तो ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि इस धातु की एक प्लेट से दूसरी प्लेट में हमने क्या कर दिया, धातु की परत जमा कर दी विद्युत धारा की हेल्प से। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या है ये, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। ठीक, अब देखो, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये हुआ सेट। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड, इसका जो देखो कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। ये सॉल्ट है। ठीक, मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइड के बारे में कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो, कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं टू स्मॉल नहीं होते हैं, जबकि रियल में होते हैं। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत हो गया। ठीक, कौन सा कथन सही है, इसके हिसाब से ये गलत हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। ठीक, कोलोइड डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, करते हैं भाई, स्कैटर करते हैं। ठीक है, ये सही है। डू नॉट स्कैटर, तो ये भी गलत हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन आर इन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ये सही है। ठीक, तो कोलोइडल के बारे में थोड़ा सा जानने का हम प्रयास करते हैं। देखो, जो कोलोइडल कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है वो होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। 1000 नैनोमीटर तक, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात ऋण 9 मीटर। ठीक, तो कोलोइडल के पार्टिकल्स का साइज ये हो गया, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट, यानी कि अगर इनसे लाइट पास की जाए तो एक विजिबल पाथ दिखता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आपने जंगलों में देखा होगा कि जंगल में, एक घने जंगल में अगर सूरज की किरणें कहीं से जंगल के अंदर जा रही हैं तो एक पाथ जैसा बनता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो ये दिखाते हैं। और यहाँ पे एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, ये सही है। अब कोलोइडल पार्टिकल्स को एक और चीज ध्यान रख लेना कि सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण से कोलोइडल के पार्टिकल को अलग किया जाता है। ठीक, अब देखो, ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दूं। वैसे तो ये एग्जांपल सॉल्यूशन का है, अब सॉल्यूशन की बात आ गई है तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ठीक, और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एक सा ही लगता है, समांगी मिश्रण। तो देखो, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जैसे चीनी और पानी का घोल ले लेते हैं, तो पानी ज़्यादा होता है तो सॉल्वेंट हुआ, चीनी कम होती है तो वो सॉल्यूट है। ठीक, कम मात्रा वाले को सॉल्यूट बोलते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ऐसा ही यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक यहाँ पे टेबल है, एनसीईआरटी से ली है मैंने, उसको देखते हैं। देखो, ये है। देखो, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है। अब जैसे अभी शुगर सॉल्यूशन हमने लिया था तो उसमें जो ज़्यादा मात्रा में था वो क्या था, पानी था। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गैस होगा और गैस में लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है। गैस में लिक्विड है तो उसको एरोसोल बोलेंगे। देखो, गैस में अगर कुछ भी होगा, लिक्विड हो सॉलिड हो, तो उसको एरोसोल ही बोलेंगे। नाम इनका तो ऐसे ध्यान रख लेना। अब इनके एग्जाम्पल मेन होते हैं। जैसे देखो, आपने कोहरा देखा होगा, क्लाउड्स देखा है।
क्लाउड क्या है? एक गैस टाइप का हम मान सकते हैं। गैस में क्या है? पानी है। हवा में पानी। हवा क्या है? गैस। मान सकते हो गैस का ही तो मिश्रण है। ठीक, तो ये हो गया हवा में पानी। अब एक कुहासा है, ये इनके एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। और दूसरा है गैस में सॉलिड। गैस में अगर सॉलिड हो तो उसको बोलते हैं स्मोक, धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक, इनको ध्यान रख लेना। एरोसोल, एरोसोल तो ध्यान आ जाएगा कि अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो एरोसोल ही होगा, भले ही उसमें लिक्विड हो या सॉलिड हो। अब फॉग, स्मोक। स्मोक को ऐसे ध्यान रख लेना जैसे कि गैस में ठोस, गैस में ठोस। ध्यान रखना, बार बार देखोगे तो ध्यान में आ जाएगा। इसकी मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा आपको, ये जो टेबल है। अभी एक और ध्यान रख लेते हैं। देखो, अगर लिक्विड में लिक्विड है तो उसको इमल्सन बोलते हैं, पायस। जैसे दूध हो गया, दूध में लिक्विड होता है। ठीक, दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये ध्यान रख लेना। अब ये पूरी टेबल एक साथ तो याद होगी नहीं, तो आज हम ये दोनों देखते हैं। लिक्विड, गैस में सॉलिड। एरोसोल, गैस में लिक्विड, जैसे बादल हो गया, कोहरा हो गया, कुहासा हो गया। और गैस में सॉलिड, स्मोक हो गया, धुआं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। और एक और याद कर लेना, अगर लिक्विड में लिक्विड है तो इसको इमल्सन बोलते हैं। बाकी का अगले वीडियोस में देखेंगे हम। इन तीनों को ध्यान में रख लेना। टारगेट बनाओ कि इन तीनों में से इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं और किसको क्या बोला जाता है ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। विच ऑफ द नहीं, विच सेल ऑर्गेनली हेल्प इन मेकिंग फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स? फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स कल वाली वीडियो में भी देखा था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, लाइसोसोम होते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। ठीक, तो देखो, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन बनाता है और इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए खुरदुरा टाइप का होता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे एक और है कि गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? स्टोरेज करता है, स्टोर करता है जो भी प्रोटीन बना, फैट बना। और क्या करता है? पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करता है गोल्जी बॉडी। ट्रांसपोर्ट करता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट, आर और एसईआर बताया है। आर प्रोटीन के लिए, एसईआर फैट के लिए। और एसईआर का एक और काम ध्यान आ रहा होगा, कल वीडियोस में बताया था, डिटॉक्सी करता है, डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई करता है। अगर सेल के अंदर कोई क्या आ जाए, कोई ड्रग आ जाए या पॉइजन आ जाए, तो डिटॉक्सिफाई करता है ये। ठीक, अब जो यहां पे है लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है? सेल को क्लीन करता है। इससे क्या मतलब हुआ? सेल को क्लीन करने का मतलब कि जैसे कोई ओल्ड, पुरानी पुरानी ऑर्गेनली होती है, ओल्ड ऑर्गेनली होती है, खराब हुई वो, अगर वो खराब हुई तो ये क्या करता है? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है ये। ठीक, और जब सेल डैमेज होती है, सेल डैमेज होती है तो उसको क्या करता है? लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, लाइसोसोम ब्रस्ट होता है। अब ब्रस्ट होता है तो पूरा सेल टूट जाता है, पूरा सेल टूट गया तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग किसको? लाइसोसोम को। ठीक, ये थे इससे रिलेटेड कुछ। अब देखो एनसीईआरटी से, ये देखो यहाँ पे देखना, ये एनिमल सेल है और ये देखना, ये है,
ये क्या है, ये जो बने हुए हैं चैनल टाइप के, ठीक है, ये जो चैनल बने हैं इनको बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इनमें छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये आरईआर की सरफेस पे जो लगा है, जो इसको खुरदुरा बनाता है, ये हो गए राइबोसोम हो गए ये, ठीक, राइबोसोम। और लाइसोसोम है ये, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग बोला जाता है। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ये फैट और लिपिड बनाता है, ठीक। गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग वगैरह ये करता है ये, ठीक। तो ये यहां पे था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पायरुवेट अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं बताओ भाई। जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होता है, ये क्या है, ये तीन कार्बन वाला अणु है, एटम है। और क्या करता है ये, ग्लूकोज को टूटने के बाद बनता है। पायरुवेट कब बनता है, जब ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज को टूटने के बाद, ग्लूकोज को टूटने के बाद बनता है पायरुवेट। पायरुवेट CH3 CO, C O O-, ये है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ये ध्यान रख लेना। तो एक पायरुवेट अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं कार्बन के। अब देखो पायरुवेट आया है ध्यान में, तो रेस्पिरेशन आएगा ही। अब रेस्पिरेशन क्या है, यह है बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या है, जिसमें सेल ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, उससे एनर्जी मिलती है, उसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस है ये, ठीक। अब रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये सेल के अंदर की बातें चल रही हैं, तो ये साइटोप्लाज्म से शुरू होता है, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया पर खत्म होता है, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो O2 का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, ये रेस्पिरेशन है। और अगर ऑक्सीजन की मदद ली जाए तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां हो रहा है ग्लूकोज का टूटना, इन साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज अगर टूटा, ग्लूकोज C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला, ये टूटा तो क्या बना, पायरुवेट बनता है। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बने और एनर्जी बनती है, ठीक। अब ये जो है पायरुवेट, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो एक होता है क्रेब साइकिल, उससे बनते हैं यहाँ पे एटीपी, 38 एटीपी बनते हैं। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मतलब एनर्जी देता है ये, एनर्जी का फॉर्म है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में देखो एनर्जी का, एनर्जी बनी माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी बनी तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया। तो ये साइटोप्लाज्म से शुरू हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म हुआ। कर्ब साइकिल होता है, उससे 38 एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और वेस्ट प्रोडक्ट होता है H2O प्लस CO2, ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो एक और स्लाइड लेते हैं, अगली स्लाइड। ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में टूटे, पायरुवेट बने। ठीक, पायरुवेट बना, एनर्जी बनी। अब क्या होता है देखो, अब यहाँ पे अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाता है, ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, बस साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसमें O2 की जरूरत नहीं है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जैसे यीस्ट में हो गया, बैक्टीरियाज में होता है, और ह्यूमन मसल। ठीक, मसल में टेम्पररी होता है एनारोबिक, क्योंकि फिर उसको जैसे मसल में आपने देखा होगा क्रैम्प वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक, क्रैम्प वगैरह पड़ते हैं, मतलब अगर बहुत टाइम बाद इंसान एक्सरसाइज करता है तो दर्द जैसा होता है ना, मसल लगातार काम करोगे तो मसल में क्या है, उस टाइम ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए दर्द होता है। ठीक, तो देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में क्या बनता है, यीस्ट में बनता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल में लैक्टिक एसिड बनता है। ये 2 एटीपी बनते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी 2 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं। देखो ज्यादा एनर्जी यहां से मिल रही है। तो लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड होता है इसी से क्रैम्प वगैरह पड़ते हैं, दर्द वगैरह होता है ना, कभी जांघों में होता है, कभी मसल में होता है, तो वही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन था ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो पूरी टेबल है, मतलब पूरा ये जो समझाया मैंने, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये देखो क्रैम्प वगैरह लिखा है यहाँ पे। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख में एक ऐसा बिंदु होता है जहां प्रकाश संसूचक कोशिकाएं नहीं होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये नहीं होती हैं ब्लाइंड स्पॉट में, अंध बिंदु। अब जो अंध बिंदु होता है ये कहां पे होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट है ये होता है रेटिना में, रेटिना में होता है। अब रेटिना में होता है, और रेटिना क्या करता है, जो रेटिना है ये करता है, जो लाइट होती है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, और जो ऑप्टिक नर्व होती हैं उनसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं माइंड पे। ठीक, तो माइंड फिर आगे की प्रोसेस करता है किसी इमेज बनाने में। ठीक, तो यहां पे जो रेटिना है इसकी बात करते हैं। ठीक है, रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव है, रेटिना पर ही इमेज बनती है। और रेटिना में 2 सेल्स होती हैं, एक होती है कोन सेल्स और एक होते हैं रॉड सेल्स। जो कोन सेल्स हैं, 2 टाइप की सेल हो गई रेटिना में, एक कोन सेल हो गई, एक रॉड सेल हो गई। तो कोन सेल जो है प्राइमरी कलर के लिए जिम्मेदार है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो RGB रेड, ये प्राइमरी कलर को पहचानने के लिए कौन सेल होती हैं,
और ये तेज प्रकाश यानी कि जब ब्राइट लाइट होती है तब काम करती है। और ये जो रोड सेल है ये जब लाइट कम होती है तब काम करती है, अंधेरे में। ठीक। और नंबर ऑफ रोड सेल ज़्यादा होती हैं इससे, नंबर ऑफ कौन सेल से। तो आपने देखा होगा, देखो, रोड सेल की अगर कमी हो जाए, रोड सेल की अगर कमी हो जाए तो ये लाइट, कम लाइट में काम करती है। तो एक नाम सुना होगा आपने, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसी से होता है, रोड सेल की कमी हो जाती है। रोड सेल जब लाइट कम होती है तब काम करती है, तो अंधेरे में वैसे भी नहीं दिखता है अगर इसकी कमी हो गई तो। और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो, किसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए। ये ध्यान रख लेना। अब जो कोन सेल है, कोन सेल की कमी हो जाए तो एक और नाम सुना होगा आपने, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ही नहीं पहचान पाता, क्योंकि कलर पहचानने के लिए कोन सेल चाहिए ना। अगर कोन सेल की कमी हो गई तो कलर नहीं पहचान पाएगा, अगर कलर नहीं पहचान पाएगा इंसान तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज है, देखो, ये फोविया, मैकुला और फोविया, ये क्या होते हैं? मैकुला क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना, सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना, इमेज बनती है रेटिना पे। और सेंट्रल पार्ट मैकुला, और मैकुला का सेंट्रल पार्ट फोविया। मैकुला में क्या होता है? ये साफ देखने के लिए है, साफ जो दिखाई देता है वो मैकुला के कारण दिखाई देता है। और फोविया में क्या होता है? फोविया में मैक्सिमम कोन्स होते हैं और तेज विजन होता है, जिसके कारण कोन्स ज्यादा होते हैं, कोन सेल, तो सबसे तेज विजन होता है। अब कल एक और कल की वीडियोस में मैंने बताया था कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का बताया था ना। मायोपिया आंख से रिलेटेड, और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया लंबा जा रहा है, दूर तक जा रहा है, इसलिए ये दूर दृष्टि दोष। याद करने की ट्रिक ऐसे ही है। अब देखो, मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसके बारे में बात करते रहेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, रिवीजन होते रहेगा, दिमाग में चीजें बन जाएंगी। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए कौन? केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? सोचो। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीजें दिखाई देंगी, नजदीक की नहीं दिखाई देंगी। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। और आंख से रिलेटेड एक और ध्यान आ रहा है मेरे को, जो आई डोनेशन होता है, आंख नेत्रदान बोलते हैं ना, उस पर नेत्रदान किया जाता है कॉर्निया का। फ्रंट आई के फ्रंट पे होता है ये, फ्रंट ऑफ द आई। आई डोनेशन, जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो गई और उसने नेत्रदान कर रखा है तो 4 से 6 घंटे के अंदर किया जाता है, मतलब वहां से कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाएगा जिसको जरूरत होगी। और कॉर्निया में क्या होता है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया के थ्रू होता है। ये ऐसे रिलेटेड कुछ चीजें थी, ध्यान रखना इनको। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। पहले तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल समझना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे। ठीक है,
तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। कैसे करी थी उसको ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है। कुछ स्टैटिक चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक, नोबेल मिला था इनको 1908 में। अब देखो, रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है उसमें क्या किया था रदरफोर्ड ने। हम लेंगे अल्फा पार्टिकल्स, मतलब रदरफोर्ड ने लिए थे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल को डाला था गोल्ड फॉयल में, थिन गोल्ड फॉयल। थिन मतलब 1000 एटम्स। अब हम एक एटम नहीं देख पाते हैं, ये तो 1000 एटम है, वो उनको भी नहीं देख पाएंगे हम। 1000 एटम्स के बराबर मोटी, मतलब बहुत ही पतली। अब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल से गुजारा था। ठीक है, देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल होते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन। डबली चार्ज हीलियम आयन हीलियम आयन्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो मास होता है वो होता है 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब इनने क्या किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी थी थिन गोल्ड फॉयल में, तो इनने देखा कि जो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट निकल गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम है, एटम के अंदर मैक्सिमम पार्ट खाली है, एम्प्टी। ठीक, दूसरी चीज इनने क्या देखी, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए। डिफ्लेक्ट। अब अल्फा पार्टिकल में देखो डबली चार्ज हीलियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कम भाग पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, फेंकेगा अपने से दूर। तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इसके अंदर एटम के अंदर बहुत कम भाग पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, तीसरी चीज इनने क्या देखी, लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री ऐसे गया, ऐसे ही आ गया। ठीक है, 180 डिग्री घूम के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एटम के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हीलियम आयन भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एटम के अंदर कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ये इनने देखा। अब देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उससे इनने कुछ रिजल्ट निकाले। अब उन रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस की खोज हुई यहां से, जो ये कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज है इसको क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। अब जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का जो त्रिज्या है वो रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या से एटम से 10⁵ गुना कम है। इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। और इनने क्या बताया, इनने बताया कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, उसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, वहां से फिर इनने ये स्टेटमेंट दी, इनने ये बताया कि जो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसको न्यूक्लियस बोला। और क्या बताया, इनने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में। और एक और चीज बोली थी, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम, ये बता ही दिया मैंने, न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है एटम की तुलना में।
अब इनकी लिमिटेशन क्या थी ये देखते हैं। देखो लिमिटेशन क्या थी, इनने जो बताया था एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा है। एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। ये क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए, कब तक घूमता रहेगा, है ना। बट इसको नहीं बता पाया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी नहीं बता पाए। फिर बोरबरी नियम आया था, बोर ने एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी कभी डिस्कस करेंगे हम। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। तो पहला ऑप्शन जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम बताया था। कंपैरिजन ऑफ साइज एटम और न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 10 की घात 5 गुना कम है और न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये बताया था। तो ये हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक? CO2 गैस होती है। अब CO2 गैस होती है, जैसे आपने देखा होगा जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, अगर वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक है तो चिल्ड होती है, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मली होती है वो। अभी चिल्ड का मतलब क्या हुआ? चिल्ड ये CO2 के कारण ही होती है। अब जैसे देखो कोई एक नॉर्मल बोतल है, इसको हमने फ्रिज में रखा, तो फ्रिज में रखा तो ये चिल्ड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जो CO2 गैस थी उसके अंदर, वो टेम्परेचर जब डाउन हो रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर कम होने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये ध्यान रखना। अब जो CO2 का जो नेचर होता है ये बेसिक होता है, स्लाइटली स्लाइटली बेसिक, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक में हल्का हल्का खट्टापन भी आता है। तो ये अब यहाँ पे देखो एक NH3 है, अमोनिया। NH3 अमोनिया की जो गंध होती है वो होती है पंजेंट स्मेल, जो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तीव्र गंध आती है। अब NH3 का जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर। ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, ट्राइएंगुलर पिरामिडल शेप, ट्राइएंगुलर पिरामिडल शेप। और NH3 से रिलेटेड एक हैवर प्रोसेस ध्यान रखना। हैवर प्रोसेस क्या होती है? लैब में NH3 को बनाया जाता है हैवर प्रोसेस के द्वारा, और इसमें कैटालिस्ट जो होता है हैवर प्रोसेस में वो होता है आयरन, Fe। अब NH3 क्या है? स्लाइटली बेसिक है, तो लिटमस पेपर पे इसका प्रभाव क्या होगा? लाल लिटमस पेपर को नीला बनाएगा, क्योंकि अम्ल नीले को लाल बनाता है, तो बेस बेस क्या करेगा? लाल को नीला बनाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है PH3 फॉस्फीन गैस, इसकी भी पंजेंट स्मेल होती है। शेप इसका वही होता है ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप, NH3 का जो होता है। और इसको लैब में जो प्रोसेस से बनाया जाता है उसको बोलते हैं, मतलब किससे बनाया जाता है? ये कैल्शियम फॉस्फाइड से, कैल्शियम फॉस्फाइड से बनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भाई, पूछे जाते हैं यार, ठीक। जैसे PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 का होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। एक और है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। SF6 का शेप ऑक्टाहेड्रल, PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बार बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक। और एक और है CH4 यानी कि मीथेन, इसका होता है टेट्राहेड्रल। S8 से ऑक्टाहेड्रल याद कर देना, क्योंकि जो सल्फर होता है वो S8 के फॉर्म में पाया जाता है, 8 मतलब ऑक्टा।
तो और एक है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड ClF3, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, इसका होता है टी शेप्ड स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना यार। एक होता है BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, BF3 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। एक विस्पर थ्योरी थी, उससे ये शेप, मतलब उसने ये शेप बताए थे उस थ्योरी ने। तो इनको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर S8 की, तो S8 का स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक। और क्राउन, क्राउन जैसा होता है दिखने में। किस टाइप का होता है? इस टाइप का है। अगर मैं देखूं तो क्राउन किस टाइप का होता है? ये 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 और यहाँ पे एक S होता है। चलो इसको दोबारा बनाते हैं। S S S S S। ये क्राउन जैसा लग रहा है ना ये, इसलिए इसका स्ट्रक्चर S8 होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड? कंपाउंड क्या होते हैं? देखो सिलिकॉन क्या है? कंपाउंड नहीं है। टिन, ये भी नहीं है। शुगर सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन ही है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, सेमीकंडक्टर मेटलॉइड। ठीक, टिन क्या है? मेटल है। कैल्शियम कार्बोनेट देखा होगा आपने, चौक। ये क्या हो गया? ओहो, एक सेकेंड। पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। चलो, क्या हो गया भाई? चलो ठीक हो गया। देखो कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा होगा, चौक, मार्बल। ये हो गया चूना पत्थर, लाइमस्टोन। अब कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड देखो, ये क्या है? कैल्शियम क्या है? मेटल है। कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की अगर रिएक्शन मैं एसिड से कराता हूँ तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, प्लस H2O प्लस CO2। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस निकलती है जब भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से होती है? तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तब भी यही प्रोसेस है, सॉल्ट बनता है, CO2 गैस निकलती है। अब जो ये CO2 गैस है, इसका टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि ये मेटल कार्बोनेट ही है या नहीं है। अगर CO2 होगी तो ये जो भी गैस बनी, इस गैस को लाइम वाटर से गुजारा जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगर मिल्की हो गया उसका कलर, तो इसका मतलब ये CO2 ही है, और जिसका टेस्ट कर रहे थे वो मेटल कार्बोनेट है। अब CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना प्लस CO2, इसकी रिएक्शन होती है तो बनता है CaCO3 प्लस H2O। ठीक, यानी कि मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट की अगर तुम रिएक्शन कराओगे एसिड से तो सॉल्ट बनेगा, और जो गैस निकलेगी इस गैस का टेस्ट होता है। ये जो भी गैस है इसको लाइम वाटर से गुजारा जाएगा। अगर कलर मिल्की हो गया लाइम वाटर का तो ये CO2 गैस ही है। और ये CaOH का होल ट्वाइस जो लाइम वाटर है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जैसे मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया।
ठीक, अब ये ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये मैटर है। मैटर क्या होता है? एक तो प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या है? नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे चीनी पानी का घोल, अब तुम कितनी चीनी घोल लो पानी में, वो चीनी पानी का घोल ही रहेगा। ठीक है। और मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस समांगी, हेट्रोजीनियस विषमांगी, मतलब देखने में एक सा होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस, जैसे इसका सैंड एंड सॉल्ट, आराम से देख के पता कर सकते हो। शुगर एंड सॉल्ट, लेकिन जैसे शुगर इन वाटर है, आप पता ही नहीं कर पाओगे, एक सा ही लगेगा। सॉल्ट इन वाटर है, पता नहीं कर पाओगे, एक सा ही लगेगा। अब यहाँ पे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट क्या है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कॉपर को भाई किस में तोड़ोगे? ऑक्सीजन को किस में तोड़ोगे? वो तो प्योरेस्ट फॉर्म है ना, उससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, हाइड्रोजन हो गया। कंपाउंड क्या होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे हो गया वाटर, हो गया H2O, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु लोगे तभी वाटर बनेगा। मीथेन CH4, कार्बन का एक अणु लोगे, हाइड्रोजन के चार अणु लोगे, तभी कंपाउंड बनेगा। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है कंपाउंड में। और कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है? ऐसे ही कंपाउंड है। जो अगले क्वेश्चन में जाते हैं। देखो यहाँ पे एक और शुगर सॉल्यूशन था ना, उससे सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। सॉल्यूशन का साइज के पार्टिकल का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है। कोलोइडल का कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और जो सॉल्यूशन होता है ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक सा ही होता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन देखने में एक सा ही लगता है। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में सॉलिड है भाई शुगर, क्योंकि शुगर सॉलिड है ना इसलिए। और पानी क्या है? लिक्विड है। शुगर सॉल्यूट है कम मात्रा में, वाटर सॉल्वेंट है ज़्यादा मात्रा वाला। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन क्या है? सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल है। एयरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो ये एयरेटेड ड्रिंक्स, अभी प्रश्न पढ़ा था ना, उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ही, डायरेक्ट NCERT। और एयर एयर मिक्सचर है गैस का, गैस में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। अब ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ सॉल्यूशन की। होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक हो गया। 1 नैनोमीटर से भी कम होता है साइज ये डायमीटर में। नेकेड आई बिल्कुल आंखों से देख ही नहीं सकते हो। और ये डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है सॉल्यूशन। कौन करता है? कोलोइडल। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। से कैसे ही कर लोगे यार, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं। इससे बड़े पार्टिकल किसके हैं? कोलोइडल के हैं, उसमें फिल्ट्रेशन काम में नहीं आ रही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल के ऊपर, 1000 एटम के बराबर मोटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अब भी पढ़ा था ये, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज करी थी ना। तो ये तो हो गया। अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न से बढ़ते से पहले न्यूट्रॉन देख लेते हैं। ईंट पर नाच से इनकी खोज याद आ रही होगी आपको। ई फॉर इलेक्ट्रॉन ईंट, ईंट टॉ, टॉ फॉर टॉमसन या थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की। पॉ रॉ, ईंट पर, पॉ मतलब प्रोटॉन, पी, रॉ मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने करी थी। पर नाचो, नाच न्यूक्लियस नहीं है, क्या है ये? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी, ये ध्यान रख लेना। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
जो प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से लगभग 1/2000 गुना छोटा है। मतलब 1/2000 गुना है। और जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा है। उल्टा हो गया, ये ध्यान रखना, ये भी स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो ये तो हो गया। 1908 में करी थी प्रोटॉन की खोज किसने? रदरफोर्ड ने, 1908 में। और थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज, तो थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। ये हो गया। न्यूक्लियस ने न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं होता है उस पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉइड उपधातु कौन से होते हैं? कोक, कार्बन अधातु, आयोडीन अधातु, सुगर। ये तो है, ठीक ही है, ये होगा ही नहीं। जर्मेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जर्मेनियम क्या है? मेटलॉइड है। जर्मेनियम मेटलॉइड है। और कौन कौन सी मेटलॉइड होती हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लो। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी PSB। ये एंटीमनी का संकेत होता है ये, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन से क्या याद आ रहा है? कल की वीडियो में देखा था हमने, आयोडीन किसके लिए जरूरी होता है? थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, तो एक रोग होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं यार, अच्छे से बोली नहीं जाती हैं, तो देख लेना, ठीक है। और थायरोक्सिन की अगर अधिकता हो गई, ज़्यादा हो गया, तो होता है हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा ही, हाइपर थायरॉयडिज्म। अब ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इसके लिए एक टेस्ट होता है, TSH टेस्ट। डायरेक्ट आएगा TSH टेस्ट, किसके लिए होता है? थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। TSH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। अब जो थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी, मेटाबॉलिज्म ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी जरूरी है। ठीक है, ये था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द, इन पे इलेक्ट्रॉन बताना है। देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H2 होता तो दो इलेक्ट्रॉन होते। दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। प्लस चार्ज का मतलब क्या है? इसने दे दिया है भाई, उधार दे दिया है किसी को, तो ये प्लस में है ना। तो एक हो गया। He हीलियम में दो होते हैं इलेक्ट्रॉन, H2 में दो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और O2 प्लस, एक O में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे O में 8 इलेक्ट्रॉन, मिलके 16 इलेक्ट्रॉन। और दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस का साइन है ना एक, तो इसमें कितने होंगे? 15। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑल लेविस एसिड। अब लेविस एसिड क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा देख लो। लेविस एसिड होते हैं, इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब आउटर मोस्ट सेल जो होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो लेविस एसिड होते हैं। जैसे देखो, पॉजिटिवली चार्ज किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक,
तो इसका देखते हैं, देखो AlCl3 CO3 BF3। AlCl3 में देखते हैं Al एल्युमिनियम, 13 होता है परमाणु क्रमांक, 2 8 8 2 10 3 13, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है देखो। और ये बनाता है किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, देखो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कोवेलेंट बॉन्ड है ये, तो 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, तो AlCl3 तो है। BF3, बी का देख लो, इसकी भी बी 5 होता है इसका, 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो उनके साथ कुछ बनाएगा ये, आउटर मोस्ट 8 बनाने की कोशिश करेगा। एफ 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 8 इलेक्ट्रॉन्स बने, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से देखो आउटर मोस्ट सेल में कम, तो ये भी है। ठीक, यहाँ पे देखो माइनस वाला तो होगा ही नहीं, माइनस वाला होगा ही नहीं, H2O नहीं होता है। H2O क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी कि 2 6 इलेक्ट्रॉन से काम कर सकता है ये। कैसे करेगा? HOH, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4, एक ये बॉन्ड बनाने के लिए काम आया, एक ये बॉन्ड बनाने के लिए काम आया, तो और एक ये हाइड्रोजन का जोड़ लोगे तो 8 बन गए। देखो H2 वाले तो नहीं होंगे, माइनस वाले वैसे ही नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है उसने, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे जो लेविस बेस होते हैं इसका उल्टा चलता है, इनमें डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट करते हैं एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं बेस। लॉन पेयर प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NH3 के लॉन पेयर क्या होते हैं देखो, N। नाइट्रोजन का क्या होता है परमाणु क्रमांक 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, 2 5। अब देखो H H H, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, 1 2 3 4 5 6, 3 तो इसके यूज हो गए, जो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 बचे, ये लोन पेयर है। ठीक, मतलब जनरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो लेविस एसिड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो या कुछ इनके एग्जाम्पल हो गए, जैसे इनके एग्जाम्पल ध्यान रख लेना यार अगर वो होता है तो, जैसे लेविस एसिड के क्या हो गए, AlCl3, AlCl3 BF3 CO3 प्लस CO3 प्लस, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है ना इनमें। और इसके क्या हो गए लेविस एसिड के, लेविस एसिड के ये हो गए। एक और ध्यान रखना, AlCl3 तो लिख दिया, और FeCl5, ठीक। और लेविस बेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे Cl माइनस, F माइनस, ठीक है, I माइनस, बहुत सारे होते हैं। और NH3 हो गया, लोन पेयर बनता है ना H2O, इसमें भी लोन पेयर बनता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड। अब देखो एसिड, हाँ एसिड की बात आई है तो एक और बात कर लेते हैं, एसिड रेन, थोड़ा सा रिवीजन। अगर पीएच, वर्षा का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन क्यों होती है? क्योंकि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड किससे रिएक्ट करते हैं? ये पानी से रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बनाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, देखो आ गया H2SO4 ही होता है और HNO3 बनते हैं, तो ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नामदफा नेशनल पार्क लास्ट है, तो नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी है उन चीज़ों को ध्यान रखने का करते हैं इसमें।
नेशनल पार्क, याद आ रहा होगा कल की वीडियो अगर देखी हो तो, IUCN कैटेगरी, IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। कैटेगरी 4 में कौन से आते हैं IUCN की प्रोटेक्टेड एरियाज में? ये आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, नेशनल पार्क टोटल कितने हैं इंडिया में? 107 हैं। इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 1.35%, और इंडिया का जोग्राफिकल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.2%। ठीक है, ऐसी चीज़ों को रिवाइज करते रहा करो, दिमाग में फीड हो जाएंगी, ऐसे फीड होंगी जैसे 2 दूना 4 निकलता है। नेशनल पार्क सुनोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी। ठीक, पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क बोलते थे इसको। 1936 में ये पहला नेशनल पार्क बना था। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। सबसे छोटा है साउथ बटन, अंडमान निकोबार में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ, मणिपुर में है, लोकटक लेक में। अब जो ये केबुल लामजाओ, यहाँ से एक और प्रश्न आता है, जो ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो ये तैरती हुई चीजें होती है ना, यहाँ पे एक काई जैसी समझ सकते हो, उनको बोलते हैं फुमड़ी। ये ध्यान रखना, फुमड़ी, ये प्रश्न पूछा जाता है उनको क्या बोलते हैं करके। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क MP में थे, कितने थे? 11। कौन कौन से थे याद है? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पन्ना 12वां बायोस्फीयर, यहाँ 18वां बायोस्फीयर रिजर्व था ये। पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, रानी दुर्गावती नेशनल पार्क, ओरछा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा बता? एक और फॉसिल, हाँ, जीवाश्म नेशनल पार्क। ये थे। देखो अरुणाचल प्रदेश में, ये नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और एक और है अरुणाचल प्रदेश में, मौलिंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा, अलग अलग एग्जाम्पल। अभी देखो इन चारों का देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नेशनल पार्क है और नामदफा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में एक ही है, दुधवा। और आंध्र प्रदेश में क्या है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। ठीक है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का रिवाइज हो गया। चलो बताओ साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? और मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये भी डिस्कस किया हुआ है, अगर देखा होगा रिवाइज किया होगा तो याद होगा। साइलेंट नेशनल पार्क केरला में है, मुकुर्थी तमिलनाडु में है। नेशनल पार्क ऐसे ही आपको याद करा लूंगा, तो बताना भाई कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, कुछ अगर कुछ ऐड करना है तो वो भी बताना अपने एंड से, मतलब एक सुझाव दे देना, कमेंट कर देना अगर आप लोगों तक वीडियो पहुंच रही है तो। नया चैनल है, देख लेना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। ऐसी NCERT से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी यार यहाँ, साइंस से ही, मतलब जो साइंस में आता है उससे रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बार बार डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड पे चीज़ें जाएंगी। ठीक है, जैसे 2 अट्ठे 16 ऐसे निकलता है, वैसे ही निकलेगा। जो भी आपको दिखेगा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में फीड होते रहेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। तो बार बार रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।